नमस्कार। आज हम टाइम में और वॉरेन बफेट के 2003 के शेयर होल्डर लेटर को समझेंगे। ये सिर्फ एक लेटर नहीं है, बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर एक पूरी मास्टर क्लास है। इसमें सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि वो सोच है जिसने दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक को बनाया है। तो सवाल ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लगातार 39 सालों तक मार्केट को बीट करता रहे? बर्कशायर हैथवे ने ठीक यही कर दिखाया, और ये कोई तुक्का नहीं है। एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तो चलिए इसी राज को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इन नंबरों को देखिए। ये सिर्फ जीतना नहीं है। 1964 से 2003 तक S&P 500 ने दिया करीब 4700% का रिटर्न, और बर्कशायर हैथवे ने अविश्वसनीय 2,59,000% से भी ज्यादा। ये कोई और ही लीग है, कोई और ही लेवल का खेल है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह का प्रदर्शन आखिर हुआ कैसे। इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साफ और दमदार फिलॉसफी है। बफेट इसे कहते हैं द बर्कशायर वे, और ये दो मजबूत पिलर्स पर टिका है। इसी बिजनेस की असली यानी आंतरिक वैल्यू को समझना, और दूसरा खुद को एक स्टॉक ट्रेडर नहीं बल्कि उस बिजनेस का मालिक समझना। तो ये आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू आखिर है क्या? ये किसी कंपनी की वो असली कीमत है जिसका शेयर बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं होता। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई घर खरीद रहा हो। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आज मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है, बल्कि घर की कंडीशन, उसकी लोकेशन और भविष्य में उसकी क्या कीमत हो सकती है, ये सब देखता है। वॉरेन बफेट भी कंपनियों को बिल्कुल इसी नजर से देखते हैं। उनका काम ये पता लगाना है कोई बिजनेस असल में कितना कीमती है, ना कि ये शर्त लगाना कि कल उसका स्टॉक कहां जाएगा। और ये जो कोट है, ये इस पूरी सोच का निचोड़ है। मतलब बफेट का मकसद किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदकर उसका मालिक बनना है, ना कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, एक स्टॉक खरीदना और बेचना। यही वो सोच है जो उनके हर फैसले पर असर डालती है और उन्हें शॉर्ट टर्म मार्केट के शोर शराबे से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करने में मदद करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फिलॉसफी असल दुनिया में काम कैसे करती है। क्लेटन होम्स के अधिग्रहण की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाती है कि बफेट कैसे काम करते हैं और उनका तरीका बाकी कॉर्पोरेट दुनिया से कितना अलग है। कहानी की शुरुआत भी बड़ी फिल्मी है। टेनेसी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने बफेट को क्लेटन होम्स के फाउंडर की बायोग्राफी तोहफे में दी। ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं थी, बस एक थैंक यू गिफ्ट था। लेकिन बफेट के लिए कहीं भी मिल सकता है, एक ऐसी किताब में भी जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो। जरा इस डील के प्रोसेस की सिंप्लिसिटी देखिए। न महीनों तक चलने वाली ड्यू डिलिजेंस, न वकीलों और बैंकरों की फौज। बफेट ने फाउंडर की कहानी पढ़ी, उनके बेटे और सीईओ केविन क्लिंटन के कैरेक्टर को समझा और बस एक फोन कॉल पर डील कर ली। ये पूरी डील भरोसे और कॉमन सेंस पर टिकी थी। इससे बर्कशायर का नजरिया और भी साफ हो जाता है। जब वॉलमार्ट से मैक्लेन कंपनी को खरीदा गया तो बफेट ने कहा कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, क्योंकि उन्हें वॉलमार्ट की बात पर, उनके कहे पर पूरा यकीन था। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तो ये एक तरह से बिल्कुल ही अलग सोच है, जहां भरोसे को अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है। बफेट सिर्फ एक इन्वेस्टर ही नहीं है, वो समाज पर भी बड़ी पैनी नजर रखते हैं। 2003 के अपने लेटर में उन्होंने कॉर्पोरेट अमेरिका के टैक्स और लालच वाले कल्चर पर खुलकर अपनी बात रखी, जिससे उनकी फिलॉसफी का नैतिक पहलू भी सामने आता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $3.3 बिलियन। ये वो टैक्स था जो बर्कशायर ने उस साल चुकाया था। आपको अंदाजा है ये कितना है? ये उस साल अमेरिका की सारी कॉर्पोरेशंस ने मिलकर जितना इनकम टैक्स दिया था उसका लगभग 2.5% था, एक कंपनी। और बफेट इस बात पर गर्व करते हैं कि उनकी कंपनी अपना हिस्सा ईमानदारी से चुका रही है। और यहीं पर यह बात और भी जरूरी हो जाती है। बफेट ये बता रहे थे कि एक तरफ बर्कशायर रिकॉर्ड टैक्स भर रहा था और दूसरी तरफ देश के पूरे रेवेन्यू में कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा अपने सबसे निचले स्तर पर था। 1952 में ये 32% हुआ करता था, जो गिरकर सिर्फ 7.5% रह गया था। ये बफेट के सबसे दमदार और शायद सबसे चौंकाने वाले बयानों में से एक है। एक अरबपति होकर वो खुद ये मान रहे थे कि टैक्स का पूरा सिस्टम अमीरों की तरफ झुका हुआ है। ये उस सिस्टम की एक तीखी आलोचना थी जिसने उन्हें खुद इतना कामयाब बनाया था। अच्छा, बर्कशायर की फाइनेंशियल ताकत को अगर सही में समझना है तो हमें उनके सीक्रेट इंजन को समझना होगा, और वो है इंश्योरेंस फ्लोट। यही वो कॉन्सेप्ट है जो बर्कशायर को वो बेशुमार पैसा देता है जिसका इस्तेमाल वो बिजनेस खरीदने में करते हैं। तो ये फ्लोट है क्या? आसान भाषा में समझिए, ये वो पैसा है जो बीमा कराने वाले लोग प्रीमियम के तौर पर एडवांस में दे देते हैं। अब बर्कशायर को ये पैसा अपने पास रखने को मिल जाता है जब तक कि क्लेम का पेमेंट ना कर। ये एक तरह से एक बहुत बड़ा बिना ब्याज का लोन है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब उनकी अंडरराइटिंग अच्छी होती है तो ये लोन बिना ब्याज से भी बेहतर हो जाता है। मतलब उन्हें इस पैसे को रखने के लिए भी कमाई होती है। ये दिखाता है कि ये इंजन वक्त के साथ कितना बड़ा और ताकतवर हो गया। 1967 में सिर्फ $20 मिलियन से 2003 तक ये बढ़कर $44 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। यही वो पैसा है, यही वो ईंधन है जिसने बर्कशायर की खरीदारी वाली मशीन को सालों साल चलाया है। और अब आते हैं उस आखिरी उसूल पर जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है, एक मालिक की सोच, एक ओनर की मेंटालिटी।
बफेट का मानना है कि जब कंपनी चलाने वाले और डायरेक्टर्स मालिकों की तरह सोचते हैं तो वो बेहतर फैसले लेते हैं। बर्कशायर का बोर्ड रूम किसी भी आम कंपनी के बोर्ड रूम से बिल्कुल अलग है। हर डायरेक्टर का अपना अच्छा खासा पैसा कंपनी में लगा है। उन्हें कोई स्टॉक ऑप्शन या मुफ्त के शेयर नहीं मिलते। वो कोई लायबिलिटी इंश्योरेंस भी नहीं रखते। उनके हित और शेयर होल्डर्स के हित बिल्कुल एक हैं। अगर शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा तो उनका भी बड़ा नुकसान होगा। और ये कहावत आखिरकार किराए की कार कौन धोता है, ये इस पूरी बात को बड़े शानदार तरीके से समझा देती है। बफेट का ये छोटा सा सवाल मालिक होने और किराएदार होने के बीच का फर्क साफ कर देता है। जब कोई चीज अपनी होती है तो उसकी देखभाल भी बेहतर होती है। बस यही बर्कशायर के मॉडल का सार है। और हम आज की बात इसी एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। वॉरेन बफेट ने सालों पहले एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जो काम करता है, फिर भी आज भी बहुत कम कंपनियां पूरी तरह से अपनाती हैं। ऐसा क्यों है? ये सवाल हमें बिजनेस, इंसेंटिव्स और इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।